हेलो बच्चों बेटा इसके जो पहला वीडियो था अपना क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या है ना, तो उसमें हमने समवृत्ता गुणधर्म को देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी को, उसके बाद क्रम विनिमेयता को देखा है ना, कम्यूटेटिविटी को। इसके बाद अब इस वाले में हम साहचर्य देखेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो साहचर्य का मतलब होता है बेटा, देखो इसमें एक एक करके दिखा रखे, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। पूर्ण संख्याएं है ना, पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य है ना, तो योग जो है ना वो साहचर्य होता है। ठीक है ना, व्यवकलन जो है वो साहचर्य नहीं होता है ना, गुणन जो है वो साहचर्य होता है और भाग जो है वो साहचर्य नहीं होता है ना। तो देखो कैसे समझो आप इसको, ऐसे समझो आप है ना बेटा, जैसे 2 है ना प्लस 3 प्लस 4 है ना, ये इस तरह से है ना। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2 प्लस 3 है ना, इनको जोड़ दिया और प्लस 4 इसको अलग कर दिया, तो देखो इस केस में भी 2 प्लस 3 और 4 कितने हो गए 7, कितने हो गए 9, और इसको जब जोड़ोगे तो 2 और 3 कितने हो गए 5, और 5 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9। तो दोनों ही केस में समान मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह को इस गुण को क्या बोलते हैं हम, साहचर्य बोलते हैं, एसोसिएटिविटी इसको बोलते हैं है ना। व्यवकलन जो है ये साहचर्य नहीं होता। जैसे अब देखो यहाँ इस तरह से होता है, ये 2 माइनस 3 माइनस 4, और फिर दूसरा देखेंगे हम 2 माइनस 3 माइनस 4। अब देखो इसकी अलग अलग वैल्यूज निकाल के देखेंगे, तो देखो ये हो गया 2 माइनस 3 में से माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, और 2 माइनस माइनस क्या हो गया 3 हो गए, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया तो ये 3 हो गए। इसको देखो बेटा 2 और माइनस 3 क्या हो गया माइनस 1, और माइनस 4 क्या हो गया माइनस के 5। तो अलग अलग वैल्यूज आ रही नहीं आ रही, तो व्यवकलन जो है वो साहचर्य नहीं होता है। गुणनफल जो है वो साहचर्य है। देखो ना कितना मस्त चीज़ है ना, इंटरेस्टिंग। तो 7 गुणा 2 गुणा 5 करो है ना, और 7 गुणा 2 फिर गुणा 5 करो। जैसे इसको पहले 7 गुणा 2 गुणा 5, ये 2 ब्रैकेट में है, और फिर 2 को इसके साथ लिया और 5 को अलग कर दिया। देखो दोनों केसेस में सेम वैल्यू आती है। 2 पंजे 10, 10 को 7 से करोगे तो 70, और 7 को 2 से किया 14, 14 को 5 से करोगे 14 पंजे 70। तो ये गुणन जो होता है बेटा क्या होता है, साहचर्य होता है ना। इसको करके देख लो, 6 को 0 से किया तो 0, और 0 को 4 से करोगे तो वापस 0, और 6 को 4 से किया 24, 24 को 0 से करोगे तो 0 है ना। तो गुणनफल जो है वो क्या होता है, साहचर्य होता है। किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। किसके लिए देख रहे हैं हम, पूर्ण संख्याओं के लिए है ना। भागफल जो है वो साहचर्य नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे माना ऐसे लिया आपने 7 भाग 2 भाग 5 है ना, इसे इस तरह से किया, 7 में भाग दिया और 2 भाग 5 है ना, ये करके देखा हमने। और दूसरे में क्या करेंगे, 7 भाग 2 और फिर उसमें 5 का भाग है ना, यानी पहले ये दोनों एसोसिएट थे है ना, फिर ये और ये एसोसिएट हो गए और ये अलग हो गया। इसमें क्या, ये अलग था और ये एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे। इसमें ये दोनों जुड़ गए और ये अलग हो गया। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे है ना, तो 7 भाग 2 भाग 5 है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा 7 भाग है ना 2 भाग 5 का मतलब 2/5 हो गया कि नहीं हो गया है ना। तो ये हो गया 7 गुणा 5/2। जब भाग को जब गुणा में चेंज करो तो ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये कितना आ गया 35/2 है ना। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, 7 भाग 2 तो ये हो गया 7/2 भाग 5, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो 7/2 गुणा 1/5 है ना, तो ये क्या हो गया 7/10। तो देखो ये वैल्यू अलग आ रही है और ये वैल्यू, तो भाग जो है इसका साहचर्य नहीं होता है ना। तो इसी प्रकार से हम ये किसके लिए देखा हमने, पूर्ण संख्याओं के लिए देखा। तो इसी तरह से हम किसके लिए कर सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं के लिए कर सकते हैं कि योग जो है वो क्या होता है, इसका साहचर्य होता है। ठीक है, और व्यवकलन जो है इसका क्या है, साहचर्य नहीं होता। व्यवकलन जो है बेटा इसका साहचर्य नहीं होता, गुणन साहचर्य होता है और भाग इसका साहचर्य नहीं है। तो इसको आप समझ लोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा है ना। अब इसके बाद आते हैं अपन परिमेय संख्याओं के लिए है ना। देखो बेटा परिमेय संख्याओं का जो जोड़ होता है ना, वो साहचर्य होता है उसमें है ना। जैसे देखो मैं इसमें यहाँ करके दिखाता हूँ आपको है ना, जैसे ये देखो आप है ना कि -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। तो देखो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे हम कोष्ठक को है ना, और फिर इसमें -2/3 जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो देख ली हमने। फिर यानी ये दोनों जुड़े हुए थे ना, अब
ये अलग था, अब इन दोनों को जोड़ दिया और इसको अलग कर दिया, ये कर दिया ना, देखो माइनस के 2/3 प्लस के 3/5 को यहाँ लिख लिया और प्लस के -5/6 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस केस में और इस केस में, दोनों केस में सेम वैल्यू आती है ना। तो दोनों ही केसेस में क्या आती है, सेम वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्याएं जो है वो योग के अंदर साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं, है ना। लेकिन व्यवकलन के केस में बेटा साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता, है ना। देखो अगर ऐसे होता ये, है ना, -2/3 -4/5 -1/2, है ना। तो ये अभी तो पहले तो ये जुड़ी हुई हैं, ये अलग है, ये एसोसिएटेड हैं, ये अलग है। फिर इन दोनों को एसोसिएट कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया और इसको अलग कर दिया, यहाँ किया हुआ है, यानी -2/3 और -4/5 को कर लिया और फिर इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, है ना। तो इस केस में इसका मान अलग आता है और इसका मान अलग आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्याएं व्यवकलन में क्या नहीं होती, साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम गुणन में, है ना, गुणनफल। तो गुणनफल में देखो बेटा, गुणनफल में ये करती हैं, है ना, जैसे ये है -7/3 गुणा 5/4 गुणा 2/9, है ना। तो ऐसे कर लो, या अब इस केस में क्या था, -7/3 अलग और ये दोनों जुड़ी हुई है, तो पहले इन दोनों का गुणा किया फिर इसका गुणा किया, या इन दोनों को एक साथ ले लो और इसको अलग से गुणा कर लो, जैसे यहाँ किया है ना, ये -7/3 का किससे गुणा किया, 5/4 से, और फिर उसको 2/9 से कर ले। तो इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो गुणनफल में परिमेय संख्याओं के लिए जो गुणनफल होता है वो साहचर्य गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है ना। तो योगफल साहचर्य गुणधर्म का पालन कर रहा था, व्यवकलन नहीं कर रहा, गुणनफल साहचर्य गुणधर्म का पालन कर रहा है। अब इसके बाद फिर किसका नंबर है, भागफल का, है ना। देखो भागफल भी बेटा साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करता है ना। जैसे ये देखो 1/2 भाग -1/3 भाग 2/5, तो पहले इसमें ये दोनों एसोसिएट हैं, ये अलग है। फिर दूसरे केस में क्या कर लिया, इन दोनों को एसोसिएट कर दिया और इसको अलग कर दिया, है ना, देखो इसमें ये दोनों एसोसिएट हैं, ये अलग है। और इस वाले में क्या किया, इसको और इसको एसोसिएट कर दिया और 2/5 को क्या कर दिया, अलग कर। तो इस केस में वैल्यू अलग आती है और इसके केस में वैल्यू इसकी अलग, जब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला हमको कि भागफल के अंदर ये इसका साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जो सवाल करेंगे बेटा तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अभी अपन ने इसमें देखा था ना, तो प्राकृत संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का, तो देखो इस टेबल को पूरा कर लें हम। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो योग के लिए साहचर्य का करती हैं। तो देखो जैसे a + b + c करो या a + b में c जोड़ो, तो ये क्या आता है, यस, है ना। लेकिन ये नहीं होता, है ना। इसके केस में, गुणनफल के केस में करती हैं प्राकृत संख्याएं, है ना। जैसे 3 × 4 × 5, तो पहले 3 को 4 से गुणा करो फिर 5 से करो, या 3 और पहले 4 को 5 से कर लो फिर 3 से कर लो, तो बात क्या आती है, एक है। तो गुणनफल के लिए ये करती हैं, लेकिन भागफल के लिए नहीं होता, है ना। तो पूर्ण संख्याओं के केस में भी ये तो सही है, व्यवकलन के लिए नहीं करती। गुणनफल के लिए पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, आगे पीछे कर ले से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये यस, और इसमें साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता है ना। तो पूर्णांक संख्याओं में योग के लिए जैसे a + b + c है, तो पहले a + b में c जोड़ो या b + c में a जोड़ो, ये समान वैल्यू आती है, तो ये यश हो गया, है ना। व्यवकलन के लिए भी, व्यवकलन के केस में क्या होता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता। जैसे a, b और c, तो a और b, a में से b को घटाया फिर c को घटाया, है ना, और a - b - c करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। तो इसमें इस साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता, है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है और भागफल के केस में साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता। फिर अभी हमने परिमेय संख्याओं के लिए देख ही लिया था, तो परिमेय संख्याओं के लिए योग कैसा होता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। व्यवकलन साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करता। गुणन जो है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है और भाग जो है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करता है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा, इसकी आती है शून्य की भूमिका। इसकी शून्य की भूमिका 0 है ना। तो 0 को किसी में जोड़ दें तो वही वैल्यू रहती है कि नहीं रहती है, सेम वैल्यू रहती है ना। तो इसलिए हम 0 को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, योज्य तत्समक, है ना। 0 को किसी संख्या में जोड़ो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर हम आते हैं 1 की भूमिका, है ना। तो 1 से किसी संख्या को गुणा करो या 1 से किसी संख्या को क्या दो, भाग दो, तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, 1 की भूमिका हो गई। तो 0 जो है वो योज्य तत्समक कहलाता है और 1 जो है वो क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, गुणात्मक आइडेंटिटी बोला था ना अपन ने। 0 को क्या बोला था, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। और इसको 1 को क्या बोलेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक तत्समक, ठीक है। अब एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है बेटा, कि जैसे 4 है तो 4 का ऋणात्मक क्या हो गया, -4 हो गया। तो ऋणात्मक वो संख्या होती है कि अगर उसको उस मूल संख्या में जोड़ें तो मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। अगर मैं पूछूं आपसे -3 का ऋणात्मक बताओ तो -3 का ऋणात्मक 3 होगा, है ना, क्योंकि -3 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन और सवाल करोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बेटा। व्युत्क्रम, है ना, रेसिप्रोकल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे ये है 8/21, तो 8/21 का व्युत्क्रम क्या होगा, 21/8 होगा। तो व्युत्क्रम वो संख्या होती है जिसको मूल संख्या से गुणा करने पर गुणनफल का मान क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका व्युत्क्रम कहलाता है ना। जैसे -5/7 है तो -5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/-5 होगा, है ना। जब गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं इसको, है ना। और ये परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, है ना। जैसे ऐसे समझो बेटा, देखो ये है -3/4 गुणा 2/3 प्लस -5/6। तो ये -3/4 जो है ये इन दोनों के साथ गुणा में है। तो -3/4 का पहले 2/3 के साथ गुणा करते हैं और फिर -3/4 का -5/6 के साथ करते थे ना। यानी जो अंदर कोष्टक की संख्याएं होती हैं उन पे इसका क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है, ठीक है। अब अपन सीधे बेटा इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब अपन इसके प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा ही देखो इस तरह से लिखूंगा मैं। प्रश्न है उचित गुणधर्मों का उपयोग, है ना। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। तो देखो बेटा ये एक संख्या है और ये एक संख्या और ये एक संख्या, 3 संख्या होगी नहीं होगी। देखो ये क्यों गुणा में है, ये तो एक संख्या, ये प्लस ये एक संख्या और ये एक संख्या होगी, है ना। तो देखो इस वाली को पहले लिख लूंगा, है ना, क्योंकि देखो 3/5 इसमें भी आ रहा है, 3/5 इसमें भी आ रहा है, और इसको कहाँ लिख लूंगा, बाद में, है ना। तो मैंने क्या कर लिया, क्रम विनिमय कर दिया, इसका क्या कर दिया, क्रम बदल दिया, है ना। देखो इसको मैंने -2/3 गुणा 3/5, ठीक है, और फिर इसको आगे ले आया -3/4 गुणा 1/6 को, तो -3/5 गुणा 1/6, और इस प्लस 5/2 को मैंने कहाँ लिख दिया, बाद में लिख दिया, है ना। देखो अब ये 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें, तो कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना। तो 3/5 को क्या कर दिया मैंने, बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, -2/3 बचा। और देखो जब इसमें प्लस के 3/5 निकाले हैं तो ये माइनस का चिन्ह रह जाएगा नहीं रह जाएगा, तो माइनस का चिन्ह रह गया और 1/6 रह गया। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, -1/6 लिखूंगा और प्लस के 5/2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3/5 और 3 और 6 का लघुत्तम 6 आ गया। 3 का 6 में दिया 2 बार, 2 को -2 से किया -4, 6 का 6 में दिया 1 बार, 1 को -1 से किया -1, ठीक है, और प्लस के 5/2, है ना। तो इसको अब इधर कर दूं मैं, ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है। तो देखो ये हो गया 3/5 गुणा -4 और -1 कितने हो गई, -5/6
और प्लस 5/2। तो देखो अब ये बेटा ये 5 से 5 कट गया और 3 से ये 2 बार कट गया। देखो 3 से ये तो कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, और 5 से -5 कितनी बार कट गया, -5 -1 बार। तो ऊपर तो रह गया -1 और नीचे क्या आ गया, 2। फिर ये क्या आ गया, 5/2। फिर वापस इसका 2 लघुत्तम आ गया। 2 का दिया 1 बार, 1 को -1 से किया -1, 2 का दिया 1 बार, 1 को 5 से किया 5, प्लस के 5 -1 तो क्या आ गया, 4/2 बराबर क्या आ गया, 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। देखो कितनी इंटरेस्टिंग मजेदार प्रश्नावली है ना, चट कर दोगे आप सवाल सारे। अच्छा अब सेकंड देखो बेटा इसका, मैं पहले कह रहा था ना 3 वीडियो में, लेकिन बेटा ये 2 वीडियो में आपकी प्रश्नावली हो जाएगी। अच्छा देखो बेटा 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो देखो बेटा 2/5 इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है, तो इसको इसके बाद इसको और इसको बाद में लिख लूँगा, है ना। तो है ना, क्या कर लिया हमने, क्रम विनिमय कर लिया, नहीं कर लिया। तो देखो ये हो गया 2/5 गुणा -3/7, इसको पहले लिख लिया 1/14 गुणा 2/5, और फिर इसको अलग लिख लिया 1/6 गुणा 3/2। इसको क्या लिख लिया मैंने, बाद में लिख लिया 3/2। तो देखो अब इसमें 2/5 और इसमें 2/5 कॉमन है ना बेटा, तो ये आ गया 2/5। तो यहाँ तो क्या बच गया, -3/7 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, +1/14 है ना, और इधर आ गया ये -1/6 गुणा 3/2। देखो 2/5, 7 और 14 का लघुत्तम 14, 7 का दिया 2 बार, 2 को -3 किया -6, प्लस 14 का दिया 1 बार, 1 एकम 1 माइनस। अब देखो ये काट लो बेटा, 3 से ये 2 बार कट गया, तो ऊपर तो 1 और नीचे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2/5, तो नीचे तो आ गया 14, -6 और प्लस का 1 क्या हो गया, -5 -1/4। अब इधर कर दूँ इसको, है ना। तो देखो +5 और -5 कट गए ना, ये 2 से कितनी बार कट गया, -1 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 7 बार। तो ऊपर तो आ गया -1 और नीचे क्या आ गया, 7, है ना। तो ये आ गया -1/7 -1/4। ठीक है, तो ये आ गया -1/7 और ये आ गया 7 और 4 का लघुत्तम 28। 7 का दिया 4 बार, 4 को -1 से किया -4, 4 का दिया 7 बार, 7 को 1 से किया -7, तो ये आ गया -11/28। ये इसका आंसर आ गया, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन हैं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है ये, निम्न में से प्रत्येक के क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, योज्य प्रतिलोम, है ना। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें क्या संख्या जोड़ें कि उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, है ना। तो देखो अब तुम खुद ही बता दोगे, 2/8 में क्या चीज़ जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो -2/8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, -2/8 या -1/4, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। -5 में -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/9 में क्या संख्या जोड़ी जाए कि उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो +5/9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, 5/9। देखो ये जो है ना, पेंसिल से जो लिख रहा हूँ, ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ बेटा, ये इसके आंसर्स लिख रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा अब देखो ये -6/-5, तो अब इसको ऐसे समझो आप बेटा कि माइनस से माइनस कट गया, तो ये बेसिकली क्या है, ये संख्या 6/5 है। क्या है ये संख्या, 6/5 है ना। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5 होगा। ये ध्यान रखना है इसका, समझे कि नहीं समझे बात। ठीक है, तो -6/-5 का क्या मतलब है, माइनस से माइनस कटेगा, तो ये संख्या बेसिकली क्या हुई, 6/5 हुई। अब 6/5 में क्या जोड़ोगे जब 0 आएगा, -6/5 जोड़ोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका योज्य प्रतिलोम हो गया, है ना। 2/-9 का मतलब क्या होता है, -2/9 होता है ना, क्योंकि प्लस में माइनस का भाग देते तो क्या आता है ना। देखो बेटा यहाँ लिख लूँगा आपको, 2/-9 का मतलब क्या होता है, -2/9, है ना, क्योंकि ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस, है ना। यहाँ अब देखिएगा आप, है ना। तो -2/9, 2/-9 का मतलब क्या हो गया, -2/9। अब इसमें योज्य प्रतिलोम क्या होगा इसका, कि इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए कि क्या आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, 2/9 हो गया कि नहीं हो गया। जब -2/9 में प्लस के 2/9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया,
2/9 ना। ऐसे ही देखो ये है 19/-6, तो 19/-6 का मतलब क्या है, -19/6 लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस में माइनस का भाग है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो इसमें क्या जोड़ूं, प्लस के 19/6 जोड़ दूं मैं इसको, तो 19/6 जोड़ दूंगा इसमें प्लस के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 19/6। ठीक है ना, देखो कितना आसान है। अच्छा अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फर्स्ट है x बराबर 11/15, दूसरा है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर प्लस x होता है। क्या सत्यापित करना है हमको, कि माइनस x बराबर क्या होता है, प्लस x होता है, ये सत्यापित करना है ना। तो देखो फर्स्ट क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन, देखो दूसरा तो मैंने उसी में करा दिया ना, आपको बुक में अंदर करा दिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका x बराबर क्या दे रखा है आपको, x बराबर दे रखा है 11/15। क्या सिद्ध करना है हमको, माइनस x बराबर प्लस x, ये सिद्ध करना है। तो देखो पहले -x निकाला मैंने, तो -x बराबर क्या हो जाएगा, -11/15 है ना, और माइनस x बराबर क्या हो गया, माइनस, और ये -x क्या है, -11/15 है ना, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया 11/15, और 11/15 क्या है, x है कि नहीं है, तो ये आ गया ना x। ठीक है ना, तो माइनस क्या, x क्या होता है, प्लस x होता है ना। इसी प्रकार से देखो सेकंड को कर सकते हैं हम। सेकंड क्या है बेटा आपका, x बराबर क्या दे रखा है आपको, -13/17। क्या सिद्ध करना है हमको कि माइनस x बराबर क्या होता है, प्लस x। तो पहले तो इस x का -x निकालूंगा, फिर उस -x का माइनस निकालूंगा, है ना। तो देखो -x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, और x क्या है, -13/17, तो माइनस क्या हो गया, +13/17 हो गए कि नहीं हो गए, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, माइनस x, तो माइनस और -x, तो देखो -x की वैल्यू 13/17 थी, तो ये हो गया माइनस, और -x की वैल्यू क्या है, 13/17, तो क्या हो गया, माइनस के, ये प्लस है और ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या हो गया, -13/17। तो वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, -13/17 क्या चीज़ है, x है ना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, कि ऋणात्मक संख्या का वापस अगर ऋणात्मक कर दें तो वो धनात्मक बन जाती है। क्या मतलब है इसका, कि ऋणात्मक संख्या का अगर वापस ऋणात्मक कर दें तो वो क्या बन जाती है, धनात्मक संख्या बन जाती है। जैसे ऐसे समझो आप 4 है, तो इसका ऋणात्मक किया तो क्या हो गया, -4, और फिर वापस ऋणात्मक करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना। तो 2 बार कर देते हैं ना, तो वो संख्या वही हमको आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। देखो बहुत आसान है ना, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है अब आपसे। क्या पूछ रहा है, गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो फर्स्ट है बेटा इसका -13, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि देखो योज्य प्रतिलोम तो क्या था, कि उसमें क्या संख्या जोड़ें कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो होता है बेटा कि क्या किस संख्या से गुणा करें कि आंसर 1 आ जाए, है ना बात समझ में। तो इसमें क्या होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या है कि इस संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो -13 को अगर मैं किससे गुणा करूं, है ना, -1/13 से गुणा करूं तब 1 आएगा, आया कि नहीं आएगा, देखो बेटा, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -1/13। ठीक है, आया समझ में। सेकंड देखो, और एक आध और करोगे तो समझ में आ जाएगा, -13/19, है ना। तो गुणा इसको किस संख्या से गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो देखो ऊपर तो 19 लिखना पड़ेगा, है ना, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, -13, है ना। तो ये तभी तो 1 आएगा नहीं आएगा। तो आंसर क्या आया, 19/-13 आया कि नहीं आया। अब हम नॉर्मली माइनस को नीचे नहीं रखते, है ना, कहाँ रखते हैं, ऊपर या यहाँ पे बीच में रखते हैं, क्योंकि प्लस में जब माइनस का भाग देते तो क्या आता है, माइनस आता है। तो -19/13 आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा इसका,
थर्ड है 1/5 है ना, तो 1/5 को किस संख्या से गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो 5/1 है ना, तो 5 आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या आ गया 5/1 का मतलब 5, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 5 हो गई इसकी गुणात्मक प्रतिलोम। 4 -5/8 गुणा -3/7। अब इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो पहले क्या करो बेटा, इसको सॉल्व कर लो इस संख्या को, है ना, कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट लो, नहीं तो अंश को अंश से गुणा कर लो, हर को हर से। देखो कुछ कट पिट तो रहा नहीं है इसमें ना, तो माइनस माइनस हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, और 5 दिया 15 और नीचे 8 7 क्या हो गया 56। अब इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो संख्या होगी कि इसको उस संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो 56 लिखना पड़ेगा, नीचे 15, तो ये आगे नहीं आ गया आंसर, है ना। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया 56/15। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका -1 गुणा -2/5। तो वही सेम चीज़ है ना, तो अब कुछ कट पिट रहा है तो काट लो, नहीं तो इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, और इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 दूनी 2 और 1 पंजे 5, 2/5 आ गई। अब इस 2/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो संख्या होगी जिसको गुणा करने पे यहाँ क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऊपर तो 5 लिखना पड़ेगा और नीचे 2, तो यही आंसर आ गया नहीं, आ गया 5/2। तो आंसर क्या आ गया 5/2। ठीक है, फिर इसके बाद है छठा क्या है -1। तो -1 को किससे गुणा करें कि क्या आ जाए 1 आ जाए, वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो -1 को 1 लाने के लिए -1 से ही गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आ गया आंसर बराबर -1। ठीक है, देखो कितना आसान था ना फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, अब अपन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए, है ना। तो देखो फर्स्ट है गुणधर्म का नाम लिखना है, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। देखो ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, ए बी ही आता है ना। तो ये कौन सा है बताओ, क्रम विनिमय हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा गुणधर्म हो गया क्रम, यानी इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, बात एक ही है गुणा के अंदर। तो ये कौन सा गुणधर्म है बताओ, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव ना, क्रम विनिमयता। कौन सा गुण हो गया ये, क्रम विनिमयता का गुण हो गया। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में क्या है, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17, है ना। तो देखो इसमें भी वही है, ए को बी से गुणा किया और बी को ए से गुणा किया, तो बात एक ही है नहीं है। तो ये भी कौन सा गुण हो गया, सेम, है ना, क्रम विनिमयता, है ना। इसमें भी किसको, क्रम विनिमय को कर रखा है ना। और दूसरा देखो इसमें क्या है, 1 से गुणा करने पे वही संख्या आती है, यूं भी कर सकते हैं हम, है ना। 1 का वो था ना, 1 का उपयोग किया था हमने, 1 का प्रयोग, तो किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर, है ना, वही मान उसका गुणात्मक तत्समक, वो भी लिख सकते हैं इसको क्या, गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये क्रम विनिमयता हो गया। ठीक हो, थर्ड देखो बेटा, थर्ड है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। तो ये क्या है बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम का आ गया कि नहीं आ गया, किसका उपयोग हो रहा है इसमें, गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि इस संख्या का ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इस संख्या को जब इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करें तो आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो ये क्या आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो तत्समक को आइडेंटिटी बोलते हैं और प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने पहले कहा था 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमने 2 वीडियो के अंदर ही इसको कंप्लीट कर लिया, है ना। तो बहुत अच्छी प्रश्नावली है, इसको अच्छी तरह से आप 1-2 बार देखो बेटा, है ना, आराम से करो। तो 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। क्या कह रहा है ये, 6/13 को, है ना, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा
कीजिए। तो पहले तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे। तो 6/13 है ना, गुणा करना है। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना, उल्टा कर दो ना इसको, है ना। तो 16 ऊपर चला गया, नीचे -7 नीचे आ गया। कुछ कट रहा है क्या, है ना, नहीं कट रहा ना, देख लो बेटा। 16, 13, 7 -6 नहीं कट रहा, है ना। तो देखो 16 छिक्की 6 छंगा 36 हासिल की 3, 6 कम 6 3 9 96। फिर 13 को 7 से किया, 7 दिया 21 हासिल की 2, 7 को 7 2 13 7 91। ये माइनस आ रहा है। अब देखो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा, -96/91। ये आंसर आ गया। तो इसको इसके व्युत्क्रम से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, है ना, इनको के रूप में अभिकलन करते हैं। तो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, है ना, को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो ये साहचर्य होगा कि नहीं हो गया, यानी पहले ये इन दोनों में साहचर्य है, ये अलग है ना। फिर इसको इसके साथ गुणा कर दिया तो इन दोनों में साहचर्य होगा और ये अलग हो गया। तो ये कौन सा नियम हो गया बताओ, साहचर्य का नियम। तो सिर्फ आपसे नियम पूछ रहा है, ये साहचर्य नियम, ये इसका आंसर हो गया। तो बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसके रूप में अभिकलन करते हैं। तो कौन सा गुणधर्म है वो, साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा इंग्लिश में, एसोसिएटिविटी हम बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है ना। देखो मज़ेदार प्रश्नावली है ना। देखो आज हमने एक प्रश्नावली कर लेंगे ना अपन लोग। तो बेटा देखो लॉकडाउन में अब ये इस तरह से करनी पड़ेगी ना अपने को पढ़ाई, है ना। पहले तो अपन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, अब अपन को इस तरह से बेटा क्या करें, मजबूरी है ना। तो क्या माइनस, लेकिन इसका फ़ायदा भी है, अगर कहीं नहीं आ रहा तो रोक के दोबारा से उसको बैक कर लो, है ना। मैं मना नहीं करूँगा, चाहे भले 50 बार करो है ना। तो क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये पूछ रहा है। देखो पहले तो इसको सरल भिन्न बनाएंगे। तो देखो -8 एकम 8, 8 को 1 से गुणा किया, नहीं 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 9/8, है ना। तो 9/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बेटा, कि इसको किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए, है ना। तो किस संख्या से गुणा करेंगे बताओ। देखो ये माइनस, तो माइनस लगानी पड़ेगी तभी तो प्लस आएगा, और ऊपर क्या लिखनी पड़ेगी 8 और नीचे क्या लिखनी पड़ेगी 9। तो -8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ना कि 8/9। तो ये नहीं, आंसर क्या है इसका, नहीं। अर्थात -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको अगर 8/9 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, जबकि अगर -8/9 होता तो गुणनफल क्या आता, 1 आता, है ना। क्योंकि अगर -1 सही 1/8 यानी 9/8 को जब हम 8/9 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। यानी -9/8 को अगर हम 8/9 से गुणा करेंगे तो 8 से तो 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट, लेकिन -1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो ये -1 थोड़ी होता है गुणात्मक प्रतिलोम, कब आता है, जब +1 आता है तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। आई ना बस सुनने। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखो बेटा। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, है ना। तो देखो 3, इसको सरल भिन्न में किया, 3 3 9 और 1 10/3, है ना। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए। तो ऊपर तो आएगा 3 और नीचे आएगा 10। तो 3/2 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब 3/10 क्या चीज़ है बताओ, 0.3 हो गया कि नहीं हो गया, 0.3, है ना। 1 अंक छोड़ के 10 में लगा देंगे तो यस, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इसको इससे गुणा करने पर क्या आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपकी 9 क्वेश्चंस हो गए, है ना। देखो अब ये 10 और 11 हैं, मैं इसी के अंदर बुक के अंदर ही इनको कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो बेटा लिखिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है,
है ना, ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखो बेटा, अब 0 जो होता है ये परिमेय संख्या होती कि नहीं होती है ना? क्यों परिमेय संख्या बताओ? क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है ना? लेकिन इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, क्योंकि व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, है ना? तो 1 को कभी भी 0 से भाग नहीं दे सकते, यानी 0 कभी हर में नहीं आ सकता, है ना? तो इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो वो संख्या क्या है बताओ? 0 है वो संख्या। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो संख्या क्या है? 0 है ना? क्योंकि 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/0 होता है। तो 0 फिर हर में आ गया कि नहीं आ गया? 1/0 में 0 किस में आ रहा है? हर में आ रहा है, और हर में 0 नहीं आ सकता है। फिर अगला सेकंड है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, है ना? तो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। देखो बेटा, 1 है तो 1 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 ही होता है कि नहीं होता है ना? 1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है? 1 ही होता है ना? और -1 जो होता है इसका व्युत्क्रम भी क्या होता है? -1 होता है, ठीक है ना? -1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है? -1 होता है ना? देखो 1 है ना? व्युत्क्रम जो होती है वो क्या संख्या होती है कि उसको किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए। तो देखो 1 को किस संख्या से गुणा करोगे तब 1 आएगा? 1 से ही गुणा करोगे, तो ये आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही क्या है? -1, तो -1 का व्युत्क्रम, है ना, वो संख्या होगी जिसको -1 से गुणा करने पे 1 आ जाना चाहिए, तो वो भी क्या होगी? -1 होगी। तो 1 और -1 ये दो संख्या ऐसी हैं जिनका व्युत्क्रम भी 1 और -1 ही है। फिर है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है ना? तो देखो 0 क्या है बताओ? एक परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि 0 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है ना? तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? -0/1, और -0 क्या होता है? वही 0 होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 11वां, है ना? देखो बेटा 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शून्य का व्युत्क्रम, है ना? तो शून्य का व्युत्क्रम संभव है क्या? नहीं है ना? शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा? है ना, कि शून्य को उल्टा कर दें हम, तो 0/1 होता है कि नहीं होता? इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/0, जो कि संभव नहीं है ना बस समझ में, ठीक है ना? तो शून्य का व्युत्क्रम संभव नहीं है ना? तो नहीं आ गया इसके अंदर। संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, तो स्वयं के व्युत्क्रम क्या है? ये रहे ना बेटा ऊपर वाला 1 और -1 जो है ये क्या है? खुद के ही व्युत्क्रम है। तो 1 का व्युत्क्रम भी 1 होता है और -1 का व्युत्क्रम भी -1 ही होता है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? है ना, -5 का व्युत्क्रम वो संख्या होगी जिसको गुणा करने पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो माइनस लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, और 1/5, है ना? तो माइनस से माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, और 5 से 5 कटेगा तो 1। तो वो संख्या क्या है बताओ? -1/5 है। -1/5। 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम, है ना? x 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है? x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? देखो बेटा 1/x है, व्युत्क्रम वो संख्या होती है जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 1/x को किससे गुणा करोगे? जब x से गुणा करोगे तभी 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि x से x तभी कटेगा, है ना? तो ये क्या आ गया? इसका व्युत्क्रम x है। लेकिन ये कब संभव है? जब x का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है बताओ? एक परिमेय संख्या ही होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है ना? समवर्ग गुणधर्म का पालन करती हैं। तो ये भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, है ना, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? वो भी धनात्मक ही होगा। जैसे माना 2/3 है ना? इसका व्युत्क्रम निकालना है आपको, तो व्युत्क्रम वो संख्या होती है जिसको गुणा करने पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो इसका क्या होगा बेटा? 3/2। तो ये 3/2 भी क्या है? एक धनात्मक संख्या है। तो यहाँ भी क्या आ गया? धनात्मक आ गया, ठीक है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इस प्रकार बेटा आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्तम भवति, है ना? तो देखो बेटा इसमें हमने क्या क्या चीज़ देखी? इसमें हमने शुरू में
समव्रत गुणधर्म देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या देखा था बेटा सबसे पहले हमने? CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ा, जिस प्रकार की वो दो संख्याएं उसी प्रकार का जोड़ भी मिल रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, समव्रत गुणधर्म का पालन कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। इसके बाद में फिर हमने क्या देखा था? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता को क्या बोला था बताओ? कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है? A + B = B + A, ठीक है। फिर इसके बाद फिर क्या देखा बेटा? साहचर्य, है ना, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, तीन संख्याएं हैं तो पहली प्लस ब्रैकेट में दूसरी प्लस तीसरी, तो पहले दो दूसरी और तीसरी को जोड़ो, फिर पहली को जोड़ दो, है ना, या पहली प्लस दूसरी को जोड़ो, उनका मान निकाल लो, फिर उसमें तीसरी जोड़ दो, तो मान सेम आता है कि नहीं आता है? तो वो एसोसिएटिविटी हो गई, नहीं तो नहीं है। तो ये गुणधर्म क्या कहलाता है हमको? साहचर्य गुणधर्म कहलाता है, ये क्रम विनिमयता कहलाता है, ये समव्रत गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या देखा बेटा? शून्य का प्रभाव और एक का प्रभाव। तो शून्य क्या होता है? योज्य तत्समक होता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी किसी भी संख्या में शून्य जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक जो है वो क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है कि अगर एक का किसी संख्या से गुणा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर हमने देखा योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो योज्य प्रतिलोम क्या था बेटा? एडिटिव इनवर्स क्या था कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है कि उस योज्य प्रतिलोम के जोड़ने पर उसका आंसर क्या आ जाए? दोनों का 0 आ जाए, है ना। दोनों संख्याओं का आंसर क्या आ जाए? 0 है, तो वो क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम हो गया, ठीक है ना। तो किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको उस मूल संख्या में जोड़ने पर जो योगफल है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। फिर इसके बाद क्या था? गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ था बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एक संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी एक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है कि उन दोनों का गुणनफल क्या बन जाए? 1 बन जाए, 1 आ जाए, है ना। तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है कि जो कि मूल संख्या से गुणनफल को क्या कर दे? 1 बना दे, है ना। तो इस तरह से हमने ये पहली प्रश्नावली पूरी हो गई। मैं आशा करता हूँ बेटा आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप एक बार दो बार तसल्ली से इसको देखो, है ना, बुक पढ़ो, है ना, पहले बुक पढ़ो, वीडियो देखो, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास खूब टाइम है अभी, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू बेटा। और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स में ये वाला वीडियो शेयर करो, इसको लाइक करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।